तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, यदि आप भी बिहार STET 2025 के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो होगा आर्ट ऑफ टीचिंग जो अदर स्किल है वह इतिहास में किस प्रकार से पूछा गया था। आप ये ना समझिए कि आप इतिहास वाले इस वीडियो केवल देखेंगे, आप किसी भी पेपर्स को देने वाले हैं, लेकिन आर्ट ऑफ टीचिंग जो होगा सब किसी के अप डाउन करके एक ही प्रकार का लेवल रहता है। दोस्तों, तो यहाँ पर 15/9/2023 का जो शिफ्ट नंबर है 2, उसमें उच्च माध्यमिक हिस्ट्री का हमने जो है आपको पेपर्स निकाला है, प्रीवियस ईयर का है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा गया था आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल में, अर्थात शिक्षण की कला और जो अन्य स्किल है, अन्य जो आपके पास से अदर स्किल जिसको बोलते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस थे, इसको जरूर हम देखेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। एक एक करके हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स करा देंगे। आज ये दूसरा नंबर पेपर हम प्रीवियस ईयर का डाल रहे हैं। कल जो है मैथमेटिक्स वाला शिक्षण की कला का जो है प्रीवियस ईयर मैंने आप लोगों के लिए दिया था, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत कड़ी मेहनत के बाद एक वीडियो बनाते हैं। देखिए, इससे मुझे कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। आप आराम से वीडियो देखेंगे, आप अपना एग्जाम क्रैक करेंगे और BPSC TRE 4 में बैठ जाएंगे, लेकिन बदले में आपसे बस यही कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये मैं यहीं तक आपके साथ नहीं हूं, मैं BPSC TRE 4 में भी आपके काम आने वाला हूं। कहीं गलती से यह चैनल आपसे स्किप हो गया और बाद में आप तलाश करते रह जाएंगे, तो इतने इंपॉर्टेंट जो मटेरियल मैं आपको प्रदान करता हूं उसके लिए थोड़ा सा आपको समस्या आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार होती है और बहुत मस्त इंपॉर्टेंट वीडियो देख लीजिए। आर्ट ऑफ टीचिंग 101 नंबर क्वेश्चन से रहता है। ये 2023 का जो है 15/9/2023 का यह पेपर है, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन कैसे थे, आइए शुरुआत करेंगे। जैसे पहला प्रश्न जैसा दिखाई दे रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में प्राथमिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। याद रखेंगे, जो शिक्षा का आपके पास पूछा गया, शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में जो प्राथमिक उत्तरदायित्व है वह निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए, यह प्रश्न था। इस प्रश्न का सही आंसर है 101 का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, समाज का शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में प्राथमिक उत्तरदायित्व सबसे ज्यादा जो होती है वह होता है आपके पास समाज का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास है और प्रश्न है कि शिक्षा के उद्देश्य की आधारशिला क्या है। शिक्षा की जो उद्देश्य है उसकी आधारशिला क्या होती है, तो 102 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दर्शन शास्त्र। याद रखें, शिक्षा के उद्देश्य की आधारशिला जो होती है वह दर्शन शास्त्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन 103वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, तो 103 नंबर प्रश्न का सही आंसर था पाठ्यचर्या। याद रखेंगे, शिक्षा के उद्देश्य की जो प्राथमिक सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत मानी जाती है वह पाठ्यचर्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। आप देख लीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये मैं उपलब्ध करा देता हूं और आसानी पूर्वक आप इसको एक एक करके पढ़िएगा। प्रश्न है कि इनमें से एक शिक्षण लक्ष्य नहीं है, निम्नलिखित में से वह कौन है जो शिक्षण का एक लक्ष्य के रूप में नहीं जाना जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षण का लक्ष्य इनमें से कोई नहीं जो नहीं है वह है आपके सामने शिक्षार्थी का आपके पास जो मूल्यांकन होगा, यह शिक्षण का कोई लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थी का मूल्यांकन जो है वह कोई इसमें विशेष ये नहीं होती है, हालांकि मूल्यांकन करना जरूरी होता है। इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है, वो कौन सी है, तो 105वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना की से विकसित नहीं होता है, वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रश्न कहता है कि पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए, तो इस प्रश्न में सही आंसर है कि वो किस पर आधारित होनी चाहिए। 106 का सही आंसर है पूर्व ज्ञान से। तो पाठ योजना में गृह कार्य जो होती है वह पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। 107 का सही आंसर के हिसाब से हम लोग को चुनना, इसको थोड़ा छोटा और करने की आवश्यकता पड़ रही है। प्रश्न है 107वां नंबर कि विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। विशिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि जो है सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे, तो 107वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 108वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न देखता है। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। 108वें का सही आंसर है प्रथम पंक्ति में। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख कहाँ होती है? सही आंसर है कि पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख जो है प्रथम पंक्ति में होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 109वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाना। पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाना यह पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार STET 2025 के लिए शिक्षण कला और अदर स्किल के मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर आपके सामने सॉल्व कराई जा रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मनोवृत्ति निर्माण का उच्चतम स्तर क्या है? ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार देखा जाए तो मनोवृत्ति निर्माण का उच्चतम स्तर निम्नलिखित में से कौन है? 110वें का सही आंसर है तो कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मनोवृत्ति निर्माण का सबसे ऊंचा स्तर जो होती है वह होती है चरित्र का चित्रण करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है। सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है? दोस्तों 6 को मिलाकर के 36, फीडबैक को अगर संभाल लिया जाए तो 36 मिनट इसमें सही आंसर किया जाता है। 6 का 36 और शिक्षण की जो काम चलती है वो 30 मिनट के अंदर 6×5 30 और फीडबैक मिला लेंगे तो ये 36 मिनट हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अभिक्रमित अनुदेश का उपयोग किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेश का उपयोग किया जाता है। 112वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे अभिक्रमित अनुदेश का उपयोग किया जाता है प्रस्तुतिकरण में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अल्प समय में 4 से 5 दिनों के अंदर आपको तैयारियां अपने मुकम्मल कर लेनी है। इसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया आपको शिक्षण की कला यानी कि जो आर्ट ऑफ टीचिंग है और GK GS का 2 PDF ई बुक देती है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे आप 130 रुपये में PDF के रूप में आप परचेज कर सकते हैं। सारे बिंदु जो शिक्षण कला और GK GS है उनके एक एक बिंदुओं को कंट्रोल की गई है, एक एक बिंदुओं को समझाया गया है, MCQ कराया गया है, मिसलेनियस कराया गया है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। यदि आप चाहते हैं ये दोनों ई बुक आपको प्राप्त हो जाए तो जल्दी से जल्दी आप जो है यानी कि जितना जल्द आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको समय मिल पाएगा। दोस्तों 130 रुपये आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर सोच लीजिए 1 से 2 नंबर के कारण से अगर कहीं आप विचलित हो गए तो ये भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर कहीं हो गया तो फिर आपको ये फिर कुछ आने वाले नहीं है। अब इसके बाद STT का एग्ज़ाम कब होगा? आप समझ रहे हैं कि चुनाव के बाद STT का एग्ज़ाम के लिए बहुत जोर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं 2-3 साल के बाद कोई चांस बनता है या नहीं भी बनेगा। तो आप इस हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आपको 130 रुपये पेमेंट करने के बाद यह दोनों ई बुक आपको आपके व्हाट्सएप पर PDF के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 113 नंबर क्वेश्चन है कि अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं? 113वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जो कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक के व्यवहार की पहचान करना और शिक्षक व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े और क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ए और बी दोनों सही आंसर था।
114 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि सीखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है 114 नंबर प्रश्न का सही आंसर तंत्रिका विकार। सीखने की अक्षमता अगर उत्पन्न करती है आपके अंदर, वह आपके अंदर पाई जाने वाली तंत्रिका विकार हो जाएगी। 115वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है। कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा। कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं होती है, वह है आपके सामने छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा कराना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 116वां नंबर प्रश्न है कि पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं, पुस्तकालय क्या प्रदान कर सकते हैं? 116 का सही आंसर है भौतिक सामग्री को और डिजिटल सामग्री को, दोनों ही प्रकार की सामग्रियां जो है पुस्तकालय प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से वह कौन सा घटक है जिसे आप पुस्तकालय के लिए आवश्यक समझेंगे? 117 का सही आंसर है अधिगम जो है वह पुस्तकालय के लिए आवश्यक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को पूछना चाहिए, एक शिक्षक को कैसे प्रकार प्रश्न पूछने चाहिए? सही आंसर है 118 का ऑप्शन नंबर ए अर्थपूर्ण प्रश्न। याद रखेंगे एक शिक्षक को हमेशा अर्थपूर्ण प्रश्नों को पूछने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 119वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से वो कौन है जो शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण होगा? 119 का ऑप्शन नंबर सी विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव जो होगा वह शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण माना जाएगा। दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग जो है आपकी पढ़ाने की कला और आपकी इंटरनल सोच पर निर्भर करती है, अतः अधिक से अधिक कीवर्ड बेहतर, हमेशा पॉजिटिव कीवर्ड आपको अपने आंसर के रूप में चुनने हैं। ऐसे अगर करने में आप सफल रहे तो यकीनन समझिए कि आपको 100% सफलता मिल जाएगी। प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षक को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए। देखेंगे किसी एक शिक्षण विधि में सभी शिक्षण विधियों के समान रूप से, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 121 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि ज्ञान है, ज्ञान क्या है? बहुत ही छोटा प्रश्न लेकिन आपको बहुत एक नंबर आपको दे देगा, ये काफी होता है। क्वेश्चन कहता है 121वां नंबर की ज्ञान है, 121 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्ञान एक प्रकार की सूचना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 122वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होती है वह किनके द्वारा की जाती है? सही आंसर है 122 का ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है कब? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यह जो है की जाती है। 123 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? रुचि के मूल्यांकन करने हेतु किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? 123 का ऑप्शन नंबर सी निर्धारण मापन। याद रखेंगे रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग करेंगे? निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। 124 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है और 124वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा करने की जरूरत है। देख लेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या प्रारूप का आकार नहीं है? विषय केंद्रित, समय समस्या केंद्रित और शिक्षा केंद्रित। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षक केंद्रित इसका नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन प्रश्न आपके सामने है। 125वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये उपलब्ध करा देते हैं। मेरे प्यारे साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर करके जाइएगा, बहुत काम आएंगे आपको आने वाले सिलेक्शंस। पूरे लाइफ जब तक आपको सिलेक्ट नहीं करा देता पूरी मेहनत करते रहेंगे। बस आपसे सब्सक्राइब और लाइक मांगते हैं, और यदि आपको अच्छे तरीके से निपटा लेना है अपने एग्जाम्स को तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये PDF आसानी पूर्वक 130 रुपये में मात्र आप परचेज कर सकते हैं। और अपने आप को जब आप इस ई बुक को देखिएगा, जब ये ओपन कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि वह कितना बेहतर काम किया गया है। इस ई बुक में हर एक चीज़ को, कंटेंट को एक पकड़ मजबूत करने की कोशिश की गई है। इसलिए 125वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है पाठ्यचर्या का प्रकृति नहीं है? 125 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सक्रियता जो है वह पाठ्यचर्या का कोई प्रकृति नहीं है, वरना महत्वपूर्ण, रचनात्मक और रूढ़िवादी इस प्रश्न का सही आंसर है।
126 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन है। प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसको मानी जाती है। 126 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कट्टरवाद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर, मुझे लगता है कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, उपयुक्त में से सब नहीं कर दीजिएगा। 127 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए, दोस्त की तरह, मालिक की तरह, समाज रूप में, व्यक्तिगत रूप से। बड़ा ही कंफ्यूजनल ऑप्शन है, देख लेंगे। दोस्त की तरह, मालिक की तरह, समाज रूप से और व्यक्तिगत रूप से। तो याद रखेंगे 127 का सही आंसर है कि शिक्षक को सभी छात्रों के साथ अपने दोस्त की तरह व्यवहार करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 128 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है। अगर विफलता ही हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है, यदि हम क्या करें। सही आंसर है 128 का ऑप्शन नंबर सी। अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर के श्रम करते हैं तो विफलता ही हमारे सर्वोत्तम शिक्षक के रूप में काम कर देगा। 129 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। सही आंसर है 129 का ऑप्शन नंबर ए, दृश्य। चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है, यह एक दृश्य सामग्री के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि टेलीविजन है, टेलीविजन को आप क्या मानते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे टेलीविजन से हमें दृश्य भी दिखाई देता है, सुनाई भी देता है, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में हम टेलीविजन को रखेंगे। यहां तक था शिक्षण कला से संबंधित, जो आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर लिखा है अदर स्किल। अदर स्किल यहां से शुरू हो जाता है। 131वें नंबर क्वेश्चन यहां पर भी है, आपके भी एग्जाम्स में ऐसा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, पहला 1 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, अर्थात 131 नंबर क्वेश्चन जो अदर स्किल से संबंधित है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से वो कौन मिट्टी है जिसका भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी इस प्रश्न का सही आंसर है। जीके का क्वेश्चन इसी लेवल का होते हैं दोस्तों, कोई बहुत बड़ा महारथी नहीं। हाँ, आर्ट ऑफ टीचिंग में आपको दिमाग लगाने की जरूरत होगी। 133 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र और जमा प्रमाण पत्र उपयुक्त के सभी सही आंसर है, क्योंकि सभी के सभी मनी मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में जानी जाती है। दोस्तों 134वां नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी यहाँ पर फरवरी 19 यहाँ पर 32 हटा देंगे। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था। सही आंसर है 134 का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए जो है उन लोगों ने ये त्यागपत्र दिया हुआ था। 135वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि समाचारों में रहा यूएल पिन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है। 135 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पास बी, भूमि संसाधन से इसका संबंध था। अगला क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न है कि कांसा अर्थात ब्रांज जो होते हैं एक मिश्र धातु है जिससे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि कांसा किन धातुओं का मिश्रण माना जाता है। 136 का ऑप्शन नंबर बी, टीन और कॉपर को मिलाकर के कांसा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 137 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन आपको चुन लेना है। याद रखेंगे बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 137 है, हाथियों के बारे में सही कथन आपको चुनने के लिए कहा जा रहा है। पहला है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। क्या ये सही है? उसके आगे देखेंगे। कहता है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। याद रखेंगे हाथी बहुत अधिक कर आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सो पाते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो कहता है कि सही कथन चुन लीजिए। 137 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी और डी इसका सही आंसर है। अर्थात सी और डी जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही आंसर। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न रहेगा, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि पूरी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम प्रारंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी मानी जाती है। तो याद रखेंगे मधुमक्खी पालन जो है बिहार राज्य में कौन सा वह मौसम है जब सबसे उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न के कहने का सेंस ये हुआ। 138 का ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से दिसंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, दाब लगाने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण है कि जब किसी वस्तु पर या जब किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है, ऐसा बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। 140 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देख लीजिएगा। कहता है प्रश्न के निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बी कहता है मनाली में बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ भी पड़ते हैं। तो 140 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ए गलत है परंतु बी सही है, क्योंकि यहाँ मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, लेकिन मनाली में ढालू छतों वाली मजबूत बांसों के खंभों से बने हुए ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, ये सही नहीं था। अगला क्वेश्चन 141 नंबर है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3650 का एक गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों 3650 जो है 11, 3, 5 जो ये आयोग ने जिस आंसर को माना था वह 9 इसका सही आंसर था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 142 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। साथियों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार आपकी वीडियोज आती रहेंगी। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। 100 लाख याद रखेंगे, 100 लाख को क्या जानेंगे, उसको 1 करोड़ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको दिमाग थोड़ा खटाने की जरूरत जरूर पड़ेगी, चाहे आप कितना भी पढ़े क्यों ना हो। वहाँ पर सभी टीचर्स का जो है मटेरियल फेल मार देता है, आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग बेहतर करती है। देखिएगा 4.8 kg बादाम है, ठीक है, और 2500 ग्राम किशमिश है और 3.5 kg। तो सबको क्या कीजिए ना 4.8 कर दीजिए और प्लस यहाँ पर ये जो 2500 लिखा गया ना इसको 2.5 कर दीजिए। अब प्लस ये 3.5 लिखा है जोड़ दीजिए। देखिए 5 5 10, यहाँ पर 10 दशमलव और 5 2 3 5 5 4 9 10.8 हो जाएगा। 10.8 है, ये अभी आया केजी में। इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 1000 से गुना करने के बाद आपको माना जाएगा 10,800 और इसको कितने व्यक्तियों में कहा जा रहा है कि 10,800 जो आ गया ना, इसको कह रहा है कि 3 दर्जन पैकेट में भर देना है। तो एक पैकेट में कुल कितना जो है आपके पास मटेरियल आ जाएगा। तो आपको 10,800 पर यहाँ पर 36 से भाग दीजिएगा तो 300 बार में कट जाएगा। ऐसे में प्रत्येक पॉकेट में 300 ग्राम जो है मटेरियल भरा गया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न कहता है कि यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल जो जब कहेगा दोस्तों दोगुनी कर दी जाती है, बेहिचक आप 4 गुना कर दीजिएगा, चाहे उसमें कुछ भी लिखा क्यों ना गया हो। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि रूबीन ने कार में 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त हुआ। यात्रा पूरा करने में लगा हुआ समय कितना हो जाएगा? आप क्या कीजिएगा 21:15 में से 16:50 जब घटा लीजिएगा तो सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी आ जाएगा वो हो जाएगा 4 घंटे 25 मिनट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं। कहता है प्रश्न, यदि हम लोग अपराध को दंड करते हैं तो विलेख को क्या कहेंगे? देखिए नया एक ऐसा वर्ड आया जो कि एकदम नया सा एक उचित हिंदी का प्रयोग करके आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, यदि अपराध को दंड लिखा गया है तो विलेख को क्या लिखेंगे? ठीक है, 146 का सही आंसर है, उसको आनंद कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 147 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। देखेंगे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट ये सभी कोयले के रूप है, ग्रेनाइट कोयला का रूप नहीं है। ऐसे में ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है रीजनिंग से क्वेश्चन है, ये देखिए अगर 1 2 3 लिखाता है उसी तरीके से 1 4 9 लिखाता है तो ऐसे क्या करें 1 2 3 लिख दिया ना, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगले वाले में तब क्या क्यू करेंगे, 2 का क्यू करेंगे और 3 का क्यू करेंगे। तो 1 का क्यू 1 यहाँ पर लिख ही दिया गया है, 2 का क्यू 2 4 4 2 8 और 27 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
149वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि यदि डेयर को 1083 लिखा गया है, इसी रूप में अगर फैट को 2093 लिखा गया है, तो कहता है कि ऐसी स्थिति में फेयर को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए हो जाएगा, यानी कि 2083 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिएगा, ये कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। ये प्रश्न आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं, देखना ये है कि कौन कौन सही आंसर कर पाते हैं। प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़कर जाते हैं, देखना ये है जितने लोग का सही आंसर होगा दोस्तों हम जरूर कमेंट आपको लाइक कर देंगे और या उसको रिप्लाई कर देंगे। कहता है मार्कंडेय राजीव की मां के पिता है। मार्कंडेय के 3 भाई हैं, उनमें से एक का पोता अभी है। देखेंगे, मार्कंडेय राजीव की मां का पिता है और मार्कंडेय के 3 भाई हैं, उनमें से एक का पोता अभी है। राजन अभी का पुत्र है। राजन और राजीव का संबंध किससे है? आ गया है पूरा क्वेश्चंस। तो आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद।